देखिए, पुतिन के भारत दौरे की टेंशन नेटो देशों में फैल चुकी है। सबकी नजर अब इस दौरे पर है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी महाशक्तियों ने आरोप लगाया है कि पुतिन यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए गंभीर नहीं दिख रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने रूस को एक बड़ी धमकी दे दी है। भारत आने से पहले पुतिन एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर यूरोप हमसे लड़ने को तैयार है तो रूस भी लड़ेगा। चार 5 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप की नजरें दिल्ली पर टिकी रहेंगी। इन्हीं दिनों जेलेंस्की दिल्ली की हर हलचल का अपडेट लेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मन चांसलर, ब्रिटेन के पीएम, तुर्की के राष्ट्रपति टकटकी लगाए दिल्ली में पुतिन और नरेंद्र मोदी की दोस्ती का दमदार शो देखेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन की ऐतिहासिक भारत यात्रा की गवाह पूरी दुनिया बनेगी। पुतिन की भारत यात्रा से बढ़ गई ट्रंप की टेंशन। पुतिन की भारत यात्रा से नेटो में खलबली। पुतिन की भारत यात्रा से तुर्की बेचैन। रूस बोला मोदी सबसे महान पार्टनर। जिस लीडर ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बेबस बना रखा है, जिस सुप्रीम लीडर ने यूरोपियन यूनियन की धड़कनें बढ़ा रखी हैं, उन्हीं पुतिन के भारत आने से पहले रूस ने जो कहा है वो सुनने लायक है, समझने लायक है। वर्ल्ड लीडर किसे कहते हैं ये जानने लायक है। We do not speak with Europeans. We don't have a dialogue, even a word. So how can you learn your counterpart's position on a terribly complicated problem when you don't speak to each other? This is the greatest problem that we have. But with India, it's vice versa. India wants to listen to us. We want to explain ourselves. India hears us and it's a mutual understanding. So we do appreciate. पुतिन भारत ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब दुनिया में कई मुल्कों की तकदीर नई करवट ले रही है। खासकर युद्ध में उलझी महाशक्तियां पुतिन की हर चाल का बारीकी से विश्लेषण करने में जुट गई हैं। पुतिन की भारत यात्रा से पहले नेटो के पावरफुल सदस्य एक्शन में आ गए हैं। पुतिन के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी की पूरी डिटेल जानने से पहले वॉर जोन से आया बहुत बड़ा अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस ने पूरी ताकत से एक दूसरे को दहलाना शुरू कर दिया है। ये प्रोकोस्क नाम का शहर है। कल तक यूक्रेन का शहर था, आज से रूस का कब्जा है। लेकिन युद्ध ने प्रोकोस्क को जो बना दिया है वो बयां करना मुश्किल है। ये मरघट जैसा प्रोकोस्क कभी ऐसा दिखता था। आलीशान शहर, बहुमंजिला इमारतें, हाईटेक हाईवे, ऊंचे पुल, जहां जिंदगी आसान थी। मगर जब से प्रोकोस्क युद्ध की आग में घिरा, जलता ही रह गया, जलता ही गया। बम की बौछार से, मिसाइलों के धमाकों से, टैंकों से बरसते गोलों से, बंदूक की गोलियों से प्रोकोस्क छलनी हो गया। सालों की लंबी लड़ाई के बाद 1 दिसंबर 2025 को प्रेसिडेंट पुतिन को बताया गया
कि यूक्रेन का प्रोकोवस्क रूस ने जीत लिया है। पुतिन के इस दावे से जेलेंस्की चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रहे हैं। Войска группировки «Центр» освободили город Красноармейск и продолжает уничтожение подразделений противника в Димитрове. Кроме того, часть сил группировки успешно развивает наступление в Днепропетровской области. हालांकि इस जीत की खुशी के बीच यूक्रेन ने भयानक हमला शुरू कर दिया। यूक्रेन ने पुतिन की प्रतिष्ठा पर वार शुरू कर दिया। जेलेंस्की ने पुतिन को बराबर की टक्कर देनी शुरू कर दी है। यूक्रेन अब रूस के हर हमले का जोरदार पलटवार कर रहा है। रूस से जॉर्जिया जा रहे एक तेल टैंकर पर तुर्की के पास हमला हुआ है। रूस के जहाज मिडवोल्गा 2 पर तुर्की के तट से 80 मील दूर हमले की पुष्टि की गई। तुर्की अधिकारी ने कहा कि जरूरी मैसेज संबंधित पार्टी को भेज दिए गए हैं। इससे पहले यूक्रेन नेवी के ड्रोन ने काला सागर में यूक्रेन के 2 टैंकरों पर हमला किया। काला सागर में यह खौफनाक हमला यूक्रेन ने किया है, जिसमें ब्लैक सी टर्मिनल को बमबारी कर यूक्रेन ने बर्बाद कर डाला। यूक्रेन के इस हमले के बाद कई देशों में कोहराम मच गया है, क्योंकि ब्लैक सी टर्मिनल पर हमला होने से दुनिया के 1% से ज्यादा तेल सप्लाई पर संकट मंडराने लगा है। कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमले से ब्लैक सी से एक्सपोर्ट रुक गया है और लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम ने कहा है कि उसने काला सागर पर अपने रूसी टर्मिनल पर एक मूरिंग को यूक्रेनी नेवल ड्रोन हमले से काफी नुकसान होने के बाद ऑपरेशन रोक दिया है। इस टर्मिनल से तेल और गैस की सप्लाई नहीं की जा रही है। इससे हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यूक्रेन जानबूझकर रूस की ऑयल रिफाइनरियों और क्रूड ऑयल टर्मिनलों पर हमले कर रहा है, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था के लिए इनकम के सबसे जरूरी सोर्सेज में से एक को कमजोर किया जा सके। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पेरिस में मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस अपने सभी वादे तोड़कर दुनिया को धोखे में रख रहा है। Росія вже стільки разів порушувала свої обіцянки, порушувала всі договори, і зривати мир в Росії дуже легко, тому потрібні надійні гарантії безпеки для України, для всіх нас. जेलेंस्की से मीटिंग के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया है कि रूस के साथ शांति बातचीत में सिर्फ यूक्रेन ही अपने इलाकों पर फैसला कर सकता है, जबकि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस को देने का सुझाव है। मैक्रों ने दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्यादातर मेंबर ट्रंप के सुझाव पर सहमत नहीं हैं। इसकी तस्दीक के लिए मैक्रों और जेलेंस्की ने मीटिंग के दौरान ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड और यूरोपियन यूनियन समेत 1 दर्जन दूसरे लीडर के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हिस्सा लिया। Qu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens. Reconnus par le droit international, elle est souveraine. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. फ्रांस ने फ्रंट फुट पर आकर यूक्रेन को सपोर्ट शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जेलेंस्की को राफाल के कारखाने में ले जाकर ये दिलासा दिलाया गया कि जल्द ही फाइटर जेट यूक्रेन को मिलेंगे। वहीं यूरोपीय देशों की चेतावनी के बाद ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पुतिन से मुलाकात की है। ट्रंप अपने बनाए प्रस्ताव पर यूक्रेन रूस में युद्ध समझौते की उम्मीद अब भी जता रहे हैं।
I think the administration feels very optimistic. Obviously, you've seen, Steve, that the president's entire team, including Special Envoy Witkoff and Secretary Rubio and the Vice President and the President himself, Secretary Hegseth as well, have been working so hard on this effort, and they all really want to see this war come to an end. And so, ट्रंप के पीस प्लान में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन डील का पेंच जमीन पर फंसा हुआ है, जिससे पुतिन 1 इंच भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। रूस उन सभी इलाकों पर अपना दावा कर रहा है जहां उसका कब्जा हो चुका है। उधर यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। जेलेंस्की भविष्य में रूस के हमले की काट तलाशने के लिए यूरोपीय देशों के साथ कोशिश जारी रखे हुए हैं। हालांकि वॉर जोन में रूस ने रणनीति बदल दी है। रूस जमीनी लड़ाई तेज कर रहा है। रूस ने हवाई हमलों को ज्यादा धार दी है। प्रेसिडेंट पुतिन खुद फ्रंट लाइन पर पहुंचकर सेना का जोश बढ़ा रहे हैं। रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का क्लाइमैक्स हद से ज्यादा विध्वंसक हो चुका है, क्योंकि अब नेटो खुलकर पुतिन से टक्कर लेने का प्रण कर रहा है। यूरोप की महाशक्तियों ने रूस को युद्ध में जीतने नहीं देने का प्रण लिया है। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं। मतलब दिसंबर का पहला हफ्ता निर्णायक हो सकता है। बड़े फैसले हो सकते हैं, जिनसे युद्ध का रुख तय होगा, जिनसे अमेरिका का स्टैंड तय होगा, जिससे रूस के दुश्मनों का अगला कदम तय होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में मौजूद यूके, जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों ने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है। यह आरोप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी दोहराते आ रहे हैं। पुतिन की भारत यात्रा पर नेटो देशों का पूरा फोकस है। भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा है कि युद्ध के समय पुतिन के किसी भी कदम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। We will follow that visit, of course, closely. It is clear that India has different relation with Russia than European partners have. I keep saying that if you deal with Russia, you have every country has their own relationship, but we should not forget that Russia is leading a war that Russia has started. I know that India has been, the Prime Minister himself has been on the record saying that, you know, this is not an era of war. This war will not be won on the battlefield. He has said that. So I trust that he will also mention that. नेटो देशों की टेंशन रूस और भारत के बीच संभावित हथियारों की डील है, क्योंकि इससे रूस को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पुतिन के प्रीमियम क्लास के हथियार ऐसे हैं जिनको अब तक युद्ध में पूरी तरह नहीं उतारा गया है, और इन्हीं में 2 सबसे खास हथियार हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। ये दोनों हथियार इस वक्त भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही रूस के सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों में गिने जाते हैं। पुतिन के यही हथियार नेटो देशों के लिए ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका जवाब अब तक तलाशा जा रहा है। ये ऐसे दोनों हथियार हैं जिनका असल इस्तेमाल तब देखने को मिलेगा जब रूस और नेटो देशों की सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन युद्ध में अभी तक पुतिन की इसी ताकत को देखते हुए नेटो देश पर्दे के पीछे एक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। अल्जीरिया को ये विमान सप्लाई किया जा चुका है और वो रूस के बाद दूसरा देश है जो सुखोई 57 उड़ा रहा है। सवाल है कि क्या भारत भी सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से इसे लेकर बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया जा चुका है। पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक भारत रूस के रिश्ते हथियारों की डील से बहुत बड़े हैं। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements. It's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding, of partnership, and a mutual vision of global affairs and system of global affairs based on international law, on rule of law, and ability of taking into account each other's interests. This is a very, very important characteristic of our joint vision of the global affairs.
रूस के जंगी जहाजों में जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है वो है सुखोई 57 जेट। सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। रडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रेडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। यह खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्न के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सेलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। पुतिन का बाहुबली कहा जाने वाला हथियार का ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में देखा जा चुका है। S-400 की रेडार कवरेज ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। S-400 का रेडार 450 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर होती है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि पाकिस्तान के विमान जब उसके ही एयर स्पेस में थे तब भारत उनको आराम से ट्रैक कर पा रहा था। भारतीय सेना का दावा है कि आदमपुर में तैनात S-400 के जरिए एक पाकिस्तानी टोही विमान को 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही मार गिराया गया था। पुतिन की ताकत है जिसने ईरान का हौसला भी बढ़ाया हुआ है। ईरान में अब एक ऐसी फोर्स को युद्ध के लिए तैयार कर लिया गया है जिसका मुकाबला करना ना इजरायल के लिए आसान होगा ना ही अमेरिका के लिए। इस फोर्स ने ईरान इराक युद्ध के दौरान कई मोर्चों पर सद्दाम हुसैन को चौंका दिया था और अब यही फोर्स इजरायल और अमेरिका को डराने लगी है। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत के 3 नए वीडियो रिलीज किए हैं। ईरान अब तेहरान की सड़कों पर दिखा रहा है कि उसकी फौज किसी भी युद्ध को लड़ने को तैयार है और अगर इजराइल या फिर अमेरिका ने जुर्रत दिखाई तो ईरान की सेना कमर तोड़ जवाब देगी। यह है ईरान की बसीज फोर्स। इस फोर्स में फौजी नहीं आम लोगों में से भर्ती की जाती है और इस वक्त बसीज फोर्स को एक्टिव करने का मतलब है कि ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी में लग चुका है। बसीज का नया वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान की हर ताकत, उसका हर हिस्सा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वॉर मोड में जा चुका है। 24 घंटे के अंदर ईरान के 3 कमांडरों ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ईरान में ऑपरेशन रूम के नए कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने डराने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से लड़कर इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान में ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने कहा है कि इजराइल की सेना पूरी तरह फेल साबित हुई है। ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह से सुरक्षित है और लॉन्च होने को तैयार है। ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हत्तामी ने कहा है कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। ये तीनों कमांडर बता रहे हैं कि ईरान इस वक्त युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपने 3 बड़े कमांडरों को उतार दिया है। ये तीनों कमांडर दावा कर रहे हैं कि अगला युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएंगे। हारमुज वाले समुद्री गलियारे में ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत दिखाने के लिए 2 जंगी जहाज उतार दिए हैं। इनमें से एक का नाम है कुर्दिस्तान, नाम कब्रिस्तान है और मकसद फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की कब्र खोदना है। तेल के टैंकर को एक हेलीकॉप्टर बेस बनाकर समंदर में उतार दिया गया है। यह ईरान के स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक लॉन्च पैड है जिसकी रेंज में पूरी फारस की खाड़ी होगी। इस जहाज को गौर से देखिए, यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी है। आसपास दुश्मन के जहाजों पर अटैक के लिए इस पर एंटी शिप मिसाइल भी तैनात कर दी गई है जिससे दुश्मन जहाजों को टारगेट किया जा सकता है।
इसमें एयर डिफेंस मिसाइल भी लगाई गई है ताकि दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। कुल मिलाकर ये युद्ध लड़ने के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। अब देखिए ईरान का सहद डिस्ट्रॉयर, जो अब मरम्मत के बाद दोबारा नौसेना में शामिल किया गया है। यानी अपने समंदर में ईरान को काबू में करना आसान नहीं होगा। ये गारंटी खमेनेई की नौसेना बार बार दे रही। इस जहाज को फिर से कमीशन करने के लिए पहुंचे ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका से लगातार धमकियों के बीच पश्चिम एशिया में एक और युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। ईरान पर कब किस वक्त अगला हमला होगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। 13 जून को ईरान पर हुए हमले को ट्रंप ने पहले सिर्फ इजराइल की हरकत बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने कबूला कि ईरान पर लॉन्च किया गया अटैक मिशन इजराइल का एक्शन था, लेकिन इस एक्शन के इंचार्ज वो खुद थे। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों पर भरोसा करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि ईरान अब 2.5 करोड़ लोगों की फौज में मोबिलाइज करने यानी उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का मैसेज दे रहा है। अगर इस बार ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल के बीच जंग हुई तो समझ लीजिए कि गाजा और लेबनान के साथ यूक्रेन का युद्ध भी छोटा और मामूली नजर आएगा। क्योंकि अगर ईरान इस ताकत के साथ लड़ा तो या फिर ईरान बचेगा या फिर उसके दुश्मन। क्योंकि पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका के अड्डों को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। ईरान इसका ट्रेलर जून में हुए युद्ध में दिखा चुका है, जब ईरान ने इजराइल पर 550 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की थी और फिर हाइफा और तेल अवीव के अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस भी ईरान का टारगेट बने हुए थे। जून में हुई तबाही की तस्वीरें अब भी नेतन्याहू के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं और ईरान इसकी याद बार बार दिला रहा है। ईरान में बसीज फोर्स को एक्टिव करके बता दिया गया है कि वो न सिर्फ समंदर और आसमान से अटैक करने के लिए तैयार है, बल्कि जमीन पर भी उसके लड़ाके लैस किए जा चुके हैं। ईरान अपनी मिलिट्री पावर के वीडियो लगातार दिखा रहा है। जाहिर है इस फोर्स का टारगेट सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू और ट्रंप के दिमाग में ऐसा दबाव भर देना है जिसके बाद युद्ध का लॉन्च बटन दबाने से पहले वो 100 बार सोचें। की लीडरशिप को खत्म किया जाना और वहां लगातार कमांडरों पर हमले से ईरान भी घबराया हुआ है। इसलिए उसने बसीज के कमांडर यानी सुलेमानी नंबर 2 को एक्टिव कर दिया है। बसीज फोर्स का कमांडर है ईरान का सुलेमानी नंबर 2। ये ऐसा सुलेमानी है जिसे अमेरिका भी अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान के सुलेमानी नंबर 2 ने तेहरान में इस फोर्स को उतारकर बता दिया है कि खमेनेई अब इजराइल और अमेरिका को दूसरा मौका नहीं देंगे। सुलेमानी नंबर 2 यानी गुलाम रेजा सुलेमानी ने 2001 से 2004 के बीच फज्र डिवीजन की कमान संभाली है।
गुलाम रेजा सुलेमानी 2004 से 2006 के बीच ईरान की थल रल्लाह डिवीजन का नेतृत्व कर चुके हैं। इसके बाद 2006 से 2008 तक इमाम हुसैन डिवीजन की कमान भी गुलाम रेजा सुलेमानी के पास रही। इसके बाद अगले 11 सालों तक खमैनी ने ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को साहिब अज़-ज़मान कोर का नेतृत्व सौंप दिया। 2019 के बाद से सुलेमानी नंबर 2 के पास बसीज फोर्स की कमान है और ये फोर्स खमैनी की बहुत खतरनाक सेना मानी जाती है। ईरान के शहरों में ईरान और इजराइल के खिलाफ गुस्सा लगातार फूट रहा है। ये तेहरान है और यहाँ की सड़कों पर इजराइल का जनाजा घसीटे जाने का ये वीडियो देखिए। ईरान में इजराइल को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई जा रही है। कसम इस बात की कि ईरान मरते दम तक लड़ेगा। इसलिए ईरान की बहुत ही खतरनाक सिविल डिफेंस फोर्स एक्टिव कर दी गई है। इजराइल और अमेरिका के झंडों में लिपटे ये जनाजे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए तैयार किए गए हैं। खमेनी की तरफ से मैसेज साफ है, ईरान पर हमला हुआ तो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को तेल अवीव और वाशिंगटन डीसी में ऐसे ही असली वीडियो मिलेंगे। ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बसीज पूरी तरह से तभी एक्टिव की जाती है जब ईरान पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है। तेहरान की सड़कों पर बसीज की ऐसी परेड बताती है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। उसके सामने बस दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले बता रहे हैं ईरान अब अपने दुश्मनों को क्या सजा देना चाहता है। अगर ما رژیم صهیونیستی را از بین ببریم و پایگاه‌های امریکا را از این منطقه بیرون کنیم با یک تیر 100 نشان زدیم و هزار مشکل خودمون رو حل کردیم। बसीज फोर्स की परेड में सैकड़ों कमांडो दिखे, फिर मोटरसाइकिल वाली ब्रिगेड भी शामिल हुई, यानी ऐसी छापामार टुकड़ी जो सीरिया और इराक में एक्टिव रही है। इसके बाद एसयूवी में सवार बसीज फोर्स भी बड़ा मैसेज है। ईरान अब पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है, या ये कहें कि ईरान ने एक तरह से इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। तेहरान की सड़कों पर इजराइल और अमेरिका के जनाजों को घसीटा जाना, ये तस्वीरें ईरान का माइंड गेम है। ये बात नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों जानते हैं। अमेरिका और इजराइल में ही नहीं, ये वीडियो अब कई देशों में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। पश्चिम एशिया में दो और वीडियो बड़ी खबर बने हुए हैं। एक है इजराइल और दूसरा है लेबनान। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी हो रही है तो नेतन्याहू के हमलों के बीच सांस ले रहे लेबनान में ईसाई धर्मगुरु पोप लियो का स्वागत हो रहा है। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ने लगे हैं। भ्रष्टाचार के केस में जब से उन्होंने राष्ट्रपति से माफी देने के लिए कहा है, इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पोप लियो ने बेरूत पहुंचकर युद्ध खत्म करने का मैसेज दिया है। هيك في شعور يمكن واحد صعب شوي يفسره، اكيد في رهبه، اكيد كمان شو تمثيل البوب بالنسبه لنا يعني وكمان بعد كل هيدي الازمه اللي نحن مرقنا فيها نشوف كمان بي الكنيسه عم بيجي على ارضنا كمان اتس هيك مثل ما قال بثبت الريزيلينس. ممنونة ومشكورة للبوب إنه إجا على لبنان وأعطانا دعم للمسيحية بالمنطقة كلها وللبنانية وللبنان الجرحى كتير. लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध भी किसी वक्त शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल का मकसद पूरी तरह लेबनान को गाजा बनाने का होगा, जबकि ईरान की कोशिश होगी कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह की बची हुई ताकत को बचा लिया जाए। इसलिए लेबनान के साथ साथ इजराइल में ईरान के साथ युद्ध का भी सायरन लगातार बज रहा है। लेकिन इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान भी तैयार है, वो इजराइल की एयर स्ट्राइक का जवाब जरूर देगा। ऐसे में जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान से कितनी मिसाइल दागी जाएगी, इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल गिरने वाली है, इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम लगातार एक्टिव कर दिया